हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जिसको पीसीआर बोलते हैं पीसीआर किया था कि ये ऐसी प्रोसेस होती है कि अगर आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है, डीएनए का अमाउंट को बढ़ाना है लैब के अंदर, तो आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो 3 स्टेप्स थे वो हमने तीनों की तीनों स्टेप्स किए थे। क्या थे वो? डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। तीनों स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। टक पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हमने जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी थी उसकी प्रोसेस देख ली थी। ठीक है, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम करते हैं आइसोलेशन ऑफ डीएनए। हमने क्या किया? आइसोलेट किया डीएनए को। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। हमने डीएनए को कट कर दिया एक स्पेसिफिक लोकेशन पे और वो फ्रेगमेंट निकाल लिया जिसको हम कह सकते हैं डिजायर्ड जीन। मतलब वो जीन निकाल लिया जिस जीन को मेरे को किसके अंदर ट्रांसफर करना है बेटा? होस्ट के अंदर क्या करना है? ट्रांसफर करना है। लेट अस कंसिडर कि ये जो होस्ट है वो क्या है? ई कोलाई। कौन सा होस्ट है ये? ई कोलाई। अगर मेरे को ये ट्रांसफर करना है तो सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ डीएनए, उसके बाद कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। उसके बाद अगर एम्पलीफाई करना है तो एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए किससे होगी? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर से। देन आप क्या करोगे? आप इसको, इस डीएनए को चिपकाओगे, लाइगेट करोगे किसके साथ? एक वेक्टर के साथ। जब आप लाइगेट कर दोगे वेक्टर के साथ इस डीएनए को, अब आप इसको बोलोगे क्या? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलोगे इसको आप? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप ट्रांसफर कर दोगे किसके अंदर? होस्ट के अंदर, जो कि यहाँ पे क्या है? ई कोलाई। आपने ई कोलाई के अंदर इस रिकॉम्बिनेंट होस्ट को क्या कर दिया? ट्रांसफर कर दिया। ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, सॉरी, क्या करा? ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही आप ट्रांसफर करोगे, अब ये ई कोलाई के पास एक फॉरेन जीन है जो कि इसका खुद का नहीं है, जो कि आपने बाहर से डाला है। अब ई कोलाई क्या करेगा? एक एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाने लगेगा। वो प्रोटीन कौन सा होगा? वो प्रोटीन होगा जो कि क्या है? ये वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट मैंने जो फॉरेन जीन इसके अंदर डाला था, जो टाइप का प्रोटीन मैं चाहता था इकोलाई के अंदर डालना, वो प्रोटीन अब ये बनाने लगेगा। इस प्रोटीन को हम बोलेंगे बेटा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। क्यों? क्योंकि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना है। वो प्रोटीन जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम? रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है यही मुझे चाहिए था ई कोलाई से, तभी मैंने फॉरेन जीन किसमें डाला था? ई कोलाई के अंदर डाला था। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? किधर? इंसर्ट कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर। और डीएनए का बैक्टीरिया ने क्या किया? एक्सटर्नल डीएनए को ले लिया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो होस्ट को मैंने क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया। क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब मैंने इसके अंदर एक एक्सटर्नल जेनेटिक मटेरियल डाल दिया। ठीक है, तो अब ये चेंज हो चुका है। ये अब एक ऐसा प्रोटीन बना रहा है जो कि नॉर्मल इकोलाई नहीं बनाता है, लेकिन ये बना रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो चुका है? ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपने पहले भी पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 में। ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में आपने पढ़ा था कि बैक्टीरिया ने जो है वो क्या ले लिया था, जिसमें आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया हमने पढ़े थे। उसने डीएनए जो है ट्रांसफर हो गया था, जिसकी वजह से नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया भी क्या बन चुका था? वायरुलेंट बन चुका था। तो वो भी, वहां पे भी क्या हुआ था? ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एज सच आपकी बुक के अंदर डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है ये टॉपिक, लेकिन जब आप क्वेश्चन करोगे एमसीक्यू वगैरह तो आपको यहाँ से क्वेश्चंस दिख सकते हैं, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। सो ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया के अंदर एक टाइप की आप रिप्रोडक्शन मान सकते हो। क्या मान सकते हो? एक टाइप की रिप्रोडक्शन, एक टाइप का आप कह सकते हो सेक्सुअल टाइप का ट्रांसफर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप कह सकते हो। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन आपको सिंपली याद रखना है कि कोई भी बैक्टीरिया अगर बाहर से डीएनए ले ले अंदर, ठीक है, अगर बाहर से बैक्टीरिया के अंदर कोई भी डीएनए आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो क्या बोलोगे? ट्रांसफॉर्मेशन। बाहर से डीएनए बैक्टीरिया ने अंदर ले लिया, ठीक है, और उसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांसफॉर्मेशन। और मुझे पता है कि डीएनए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इतना इजीली पास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हाइड्रोफोबिक बीच में रीजन होता है, तो इतना इजीली पास होने नहीं देगा डीएनए को। इसलिए ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन की, ये एक्टिव प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस है? एक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टिव प्रोसेस? एक्टिव का मतलब ये क्या कंज्यूम करेगी बेटा? एनर्जी। एटीपी कंज्यूम करेगी, या कह सकते हो इट विल कंज्यूम
एनर्जी, मतलब एनर्जी लेकर ये बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, एनर्जी लेगी मेम्ब्रेन और ये बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, आपके बैक्टीरिया के अंदर। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो आपने क्या किया, आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इकोलाई में डाला, होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब ये होस्ट क्या कर रहा है, अब ये होस्ट एक एक्स्ट्रा प्रोटीन बना रहा है, ठीक है, जिसको आप क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ये प्रोटीन आपको चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, लेट से ये प्रोटीन क्या है, इंसुलिन। लेट अस कंसिडर कि मैंने ये फॉरेन जीन इंसुलिन का लिया था और इसको मैंने चिपका दिया किसके साथ, वेक्टर के साथ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया, उसको होस्ट में डाला। तो अब इकोलाई क्या बना रहा है, इंसुलिन। अब आप इंसुलिन को दो तरीके से कल्चर कर सकते हो, ठीक है, दो तरीके से बना सकते हो। या तो आप उसको स्मॉल स्केल पे बना सकते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू कि आप स्मॉल स्केल पे बना लो इसको, या फिर आप क्या करो, इसको लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में बनाना चाहते हो। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप नॉर्मल टेस्ट कर रहे हो कि प्रोटीन कैसा बनेगा या प्रोटीन बनेगा नहीं बनेगा, लैब के अंदर छोटी छोटे ही लेवल पे बना रहे हो, तो आप स्मॉल स्केल पे क्या कर सकते हो, किधर बना सकते हो इसको, लैब के अंदर। तो लैब के अंदर आप स्मॉल स्केल पे बना सकते हो उसको, कि आप ग्रो करा दो इकोलाई को, न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करो, कुछ ग्रोथ कंडीशंस थोड़ी सी प्रोवाइड करो, तो आप क्या कर सकते हो, लैब कंडीशन में कर सकते हो। लेकिन आप लैब के अंदर इतना नहीं बना सकते हो कि आप इस प्रोटीन को इंडस्ट्रियल लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको। मतलब कमर्शियल लेवल पे अगर आपको प्रोटीन बेचना है या इसका यूज करना है, तो लार्ज क्वांटिटी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लार्ज क्वांटिटी, कितनी लार्ज, 100 से 1000 लीटर्स तक, 100 से 1000 लीटर्स तक अगर आपको क्या करना है, कल्चर करना है, ठीक है, 100 से 1000 लीटर तक अगर एक साथ कल्चर करना है और लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन बनाना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत पड़ेगी बेटा बायोरिएक्टर्स की। किसकी, बायोरिएक्टर्स। तो जो बायोरिएक्टर्स हैं, जो कि हमारा टॉपिक भी है, वो किसमें हेल्प करते हैं आपको, वो आपको हेल्प करते हैं लार्ज स्केल पे कल्चर करने की। प्रोटीन बनाना है अगर आपको लार्ज स्केल पे, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बायोरिएक्टर्स। लगभग 100 से 1000 लीटर तक एक साथ आप क्या कर सकते हो, प्रोटीन प्रोटीन बनाने वाला जो कल्चर है, हमारा जो सॉल्यूशन है, उसको एक साथ रिएक्ट करा सकते हो किसके अंदर, बायो रिएक्टर के अंदर, ठीक है। तो बायो रिएक्टर क्या है वो हम समझते हैं। पहले मैंने आपको जो ये बेसिक बताया वो आपको पता होना चाहिए। क्या क्या बेसिक बताया, यहाँ पे सारी चीजें आपको पहले से पता थी। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे बताई मैंने। ट्रांसफॉर्मेशन एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें कोई बैक्टीरिया बाहर से डीएनए अंदर ले लेता है। बाहर से मेम्ब्रेन के थ्रू कहा जाता है डीएनए अंदर। तो कोई भी नेकेड डीएनए डीएनए किसके अंदर जा रहा है, बैक्टीरिया के अंदर। अगर बैक्टीरिया ले रहा है एक्टिवली एनर्जी का यूज करके, तो उसको कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन। और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम होस्ट को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रोटीन बनेगा, ठीक है, जो कि हमारा फॉरेन जीन का है, उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। इस रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को अगर आपको स्मॉल लेवल पे बनाना है तो आप लैब के अंदर बना सकते हो, लार्ज लेवल पे बनाना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बायोरिएक्टर्स की। तो पहले तो ये समझो कि जरूरत क्यों है बायोरिएक्टर की, फिर समझेंगे होता क्या है, ठीक है। तो जरूरत क्या है इसकी, कि अगर आपको प्रोटीन बहुत बड़े लेवल पे बनाना है, ठीक है, तो आपको बड़ा टैंक चाहिए, ठीक है, बड़ा टैंक चाहिए जिसके अंदर आप इकोलाई को रख सको, न्यूट्रिटिव मीडियम को रख सको तभी। और बड़े बड़े टैंक के साथ आपको कंडीशंस भी प्रोवाइड करनी पड़ेंगी जिसमें इकोलाई क्या कर सके, ढंग से ग्रो कर सके। तो बायोरिएक्टर्स ही देखते हैं, ये हटा रहा हूं इतना। तो बायोरिएक्टर्स, ठीक है, बायोरिएक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं, बायोरिएक्टर्स ऐसे वेसल्स हैं जो कि क्या करते हैं, जिसके अंदर रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली converted into specific product, ठीक है। ये वो बड़े बड़े वेसल्स हैं, ये वो बड़े बड़े टैंक हैं जिनके अंदर रॉ मटेरियल डालो। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल का मतलब है आपके न्यूट्रिएंट मीडियम डालो और कुछ फैक्टर्स, ग्रोथ फैक्टर्स डालो और होस्ट डालो। होस्ट मतलब जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट जो भी कंटेनिंग बैक्टीरिया है या कोई भी एनिमल या प्लांट है,
आप उसको डालो और उसको ऑप्टिमम कंडीशंस दो, तो रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, किसका यूज करके, यूजिंग यूजिंग माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाने वाला है वो कोई माइक्रोब हो सकता है। अगर आपने वेक्टर से एक किसके अंदर डाला है, किसी माइक्रोब में डाला है, जो कि यीस्ट, इकोलाई, ठीक है, कोई भी माइक्रोब हो सकता है, प्लांट हो सकता है, और उसके अलावा एनिमल भी हो सकता है, एनिमल सेल। ठीक है, तो आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, मतलब आपने जिसके अंदर भी फॉरेन जीन डाला है वो आपका होस्ट हुआ। अगर आपने होस्ट माइक्रोब लिया था, हो सकता है आपने प्लांट लिया था, हो सकता है आपने एनिमल लिया था, उसके अंदर आपने क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला। अब वो एक एक्स्ट्रा प्रोटीन बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। लेकिन अगर आपको ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहाँ कैसे प्रोड्यूस करना है, लार्ज लेवल पे, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, बायो रिएक्टर्स की। बायो रिएक्टर्स का मतलब है रिएक्शन होगी, रिएक्टर मतलब जिसके अंदर रिएक्शन होगी और बायोलॉजिकली कन्वर्ट होगा। क्या बायोलॉजिकली कन्वर्ट हो रहा है, रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो रहा है किसके अंदर, स्पेसिफिक प्रोडक्ट। और स्पेसिफिक प्रोडक्ट क्या है आपका, स्पेसिफिक प्रोडक्ट का मतलब जो भी आपने जीन डाला है होस्ट के अंदर, तो जो भी आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बन रहा है, वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट। अगर आपने इंसुलिन का जीन डाला है, तो इंसुलिन जो प्रोटीन बन रहा है वो आपका क्या हो गया, स्पेसिफिक प्रोडक्ट हो गया। आपने जिस भी चीज का जीन डाला है, आपका जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है, जो प्रोटीन आपको मिल रहा है, वो क्या हो गया, आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट। तो ये हो गई आपकी डेफिनेशन किसकी, बायोरिएक्टर्स की। सो बायोरिएक्टर्स आर वेसल्स व्हिच आर लार्ज वेसल्स यू कैन से, या टैंक्स, लार्ज वेसल्स, ठीक है, इन विच रॉ मटेरियल बायोलॉजिकली कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूजिंग माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल सेल। ठीक है, या एनिमल सेल में से कुछ किसी का भी यूज कर सकते हो। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनवाना है, ठीक है, लेट से मैं इकोलाई की बात करता हूँ। अगर इकोलाई है जिसके अंदर आपने क्या डाला हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला हुआ है, वो जीन है जो कि क्या बना रहा है, प्रोटीन बना सकता है। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बनवाना है, तो आप चाहोगे कि इकोलाई ज्यादा से ज्यादा ग्रो करे। जितना ज्यादा अच्छे से ग्रो करेगा, जितना ज्यादा अच्छे से ये प्रोटीन बना पाएगा, उतने ही नंबर में आपको क्या मिलेंगे, जितना ज्यादा ग्रो करेगा उतने ही नंबर में आपको ये जीन मिलेगा। ठीक है, ये जितना जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करेगा उतनी ही जल्दी जल्दी आपका फॉरेन जीन भी मल्टीप्लाई करेगा। और जितना जल्दी इसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन बनेगा इकोलाई के अंदर, उतना ही जल्दी आपका फॉरेन प्रोडक्ट, या फिर कह सकते हो आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट जिसको आप प्रोटीन बोल रहे हो, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन भी क्या करेगा, आपको मिलेगा। तो इसलिए आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि बायो रिएक्टर के अंदर स्पेस तो हो आपका क्या रखने के लिए, प्रोडक्ट, रिएक्टर रखने, रिएक्टेंट्स रखने के लिए, लेकिन वहां पे इसको क्या मिले, ऑप्टिमम कंडीशंस भी मिले। तो ऑप्टिमम कंडीशंस, ऑप्टिमम कंडीशन भी चाहिए आपको। क्या क्या ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए, और ऑप्टिमम कंडीशंस किसके लिए, फॉर ग्रोथ। किसके लिए ऑप्टिमम कंडीशंस, ग्रोथ। तो आप चाहते हो कि जो आपका होस्ट है उसकी क्या हो, ग्रोथ हो अच्छे लेवल पे, तो आपको ऑप्टिमम कंडीशन देनी पड़ेगी। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब वो टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम मतलब जिसपे ग्रोथ मैक्सिमम होती है, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसपे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो उस सेल की, देन वो पीएच जिसपे सबसे ज्यादा ग्रोथ हो। उसके अलावा आपको सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। सबस्ट्रेट का मतलब होता है न्यूट्रिएंट, ठीक है, न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने इकोलाई डाला है तो आपको उसको लैक्टोज देना पड़ेगा या ग्लूकोज देना पड़ेगा, कोई ना कोई शुगर देनी पड़ेगी जिससे वो एनर्जी निकाले। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, सेल है तो सेल को रेस्पिरेशन के लिए, एनर्जी बनाने के लिए कोई ना कोई सबस्ट्रेट चाहिए, कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जिससे वो एनर्जी बना पाए, तो आपको वो सबस्ट्रेट देना पड़ेगा। सॉल्ट्स, कुछ सॉल्ट्स जो कि क्या है उसकी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट, वाइटामिन्स, वाइटामिन्स ग्रोथ फैक्टर्स का काम करते हैं। देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन तो देनी ही पड़ेगी। ठीक है, अगर एरोबिक सेल है तो ऑक्सीजन को भी आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब बायोरिएक्टर सिर्फ एक कोई नॉर्मल टैंक नहीं है। ठीक है, नॉर्मल टैंक नहीं है ये कि इसमें बस आपने प्रोडक्ट डाल दिया, आपका न्यूट्रिशन डाल दिया, इकोलाई डाल दिया, या फिर अपना होस्ट डाल दिया तो अपने आप प्रोडक्ट बनने लगेगा, नहीं। आपको ऑप्टिमम कंडीशन भी मिलती है इस टैंक के अंदर। मतलब एक ऐसा टैंक है जिसके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू द ग्रोथ कंडीशन, की कैसी ग्रोथ है उस माइक्रोब की, किस टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। पीएच कंट्रोल कर सकते हो आप। ठीक है, उसके अलावा आप एयर या ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हो।
ठीक है, इवन प्रेशर वगैरह भी कंट्रोल कर सकते हो आप इसके अंदर। तो टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन वो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं जो कि आपको देनी पड़ेगी बायोरिएक्टर में। तो ये दूसरा क्वेश्चन जो पूछा जाता है। सबसे पहला कि बायोरिएक्टर है क्या, वो मैंने बता दिया सबसे पहले। दूसरा, क्या क्या कंडीशंस प्रोवाइड करनी पड़ती है आपको बायोरिएक्टर के अंदर। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम कंडीशन, पीएच, सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन एंड ऑक्सीजन, जिसकी वजह से इकोलाई की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ हो। जितनी ज्यादा ग्रोथ होगी उतना ही ज्यादा आपको जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो मिल पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, टाइप्स की, कि टाइप्स कितने होते हैं आपके बायोरिएक्टर के। तो बायोरिएक्टर के हमें दो टाइप्स पढ़ने हैं। पहला पहला जो टाइप है वो है सिंपल और मोस्ट कॉमन वन, सिंपल स्टर्ड टाइप, स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर। दूसरा है आपका स्पार्जर या फिर स्पार्ज टाइप भी बोलते हैं, स्पार्ज, स्टर्ड टाइप। स्टर्ड का मतलब होता है घुमाना या फिर हिलाना। ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन, मैंने आपको पानी में ग्लास दिया, उसमें नमक डाल दिया और आपको बोला उसको स्टर करो, तो ऑब्वियस सी बात है आप चम्मच से उसको क्या कर दोगे, हिला दोगे। तो स्टिरिंग तो करनी पड़ेगी आपको, ऑब्वियस सी बात है। क्यों स्टिरिंग करी जा रही है, क्यों हिलाया जा रहा है सॉल्यूशन को। तो सोचो मैंने पानी डाला, मैंने न्यूट्रिएंट डाल दिया, ऑक्सीजन भी डाल दी। अब मैं ये नहीं चाहूंगा कि जितना भी न्यूट्रिएंट मैंने डाला है, जो सबस्ट्रेट डाला है, जो ऑक्सीजन दिया है, वो सारा ढंग से, जो सॉल्ट और विटामिन दिया है, बिल्कुल इवनली क्या हो जाए, पूरे सॉल्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इवनली। ऐसा ना हो कि कुछ जगह पे ज्यादा है, कुछ जगह पे कम है। तो जितना ज्यादा मेरे पास सॉल्यूशन है, उस पूरे सॉल्यूशन में मैं बिल्कुल ठीक से मिक्सिंग चाहता हूँ। ठीक है, अपने सॉल्ट की, विटामिन की, ऑक्सीजन की, इन सब चीजों की क्या चाहता हूँ मैं, बिल्कुल मिक्सिंग ढंग से चाहता हूँ। कहीं पे ज्यादा है, कहीं पे कम नहीं चाहता। और इसी वजह से क्या करना पड़ता है, बार बार हिलाना पड़ता है। तो आपको कंटिन्यूअसली स्टर करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अच्छी तरीके से ये सारी चीजें मिक्स रहें, और इसकी वजह से, स्टिरिंग की वजह से जो ग्रोथ है वो भी बहुत तेजी से होती है। ठीक है, क्या होती है, बहुत तेजी से ग्रोथ हो पाएगी। और ऑप्टिमम कंडीशंस के अंदर जो ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ को बेटा हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की हम बात करेंगे इकोलॉजी के अंदर। अभी बस समझ लो आप कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का मतलब बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रोथ होना। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब बहुत तेजी से ग्रोथ होती है अगर आप ऑप्टिमम कंडीशंस दोगे। तो हमें दो टाइप के क्या करने हैं यहाँ पे, बायोरिएक्टर पढ़ने हैं। सबसे पहला सिंपल स्टर्ड टाइप, दूसरा स्पार्ज टाइप का। ठीक है, अगर सिंपल स्टर्ड टाइप की बात करूं या स्पार्ज टाइप की, दोनों ही सिलिंड्रिकल होते हैं। दोनों ही टैंक कैसे होंगे आपके, जनरली सिलिंड्रिकल रहते हैं। उसके अलावा जो सिंपल है, उसका जो बेस है वो कैसा रहता है आपका, कर्व्ड, कर्व्ड बेस रहेगा। लेकिन जो स्पार्ज टाइप है उसका फ्लैट बेस रहता है। कैसा बेस रहेगा, फ्लैट बेस। अब मैं आपको दिखाता हूं जरा, ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, ये बनाया है आपका सिंपल स्टर्ड टाइप का, स्टर्ड टाइप। तो ये जो है बेटा, ये है सिंपल स्टर्ड टाइप। देखने समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। देखो ये क्या है आपका, ये है टैंक। ठीक है, ये पूरा टैंक है जो कि आपका बना हुआ है। टैंक के अंदर यहां तक मैंने क्या किया, यहां तक मेरा होस्ट कंटेनिंग, होस्ट के साथ साथ मैंने न्यूट्रिएंट डाला, न्यूट्रिएंट के साथ साथ वो इकोलाई डाल दिया, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, फॉरेन जीन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंटेनिंग इकोलाई मैंने इसके अंदर डाल दिया, अलोंग विथ सबस्ट्रेट, सॉल्ट, विटामिन। ठीक है, इन सब के साथ मैंने डाल दिया, पूरा न्यूट्रिएंट है, ग्रोथ कंडीशंस मैंने दी हैं इसको। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या किया है, उसके अलावा मैंने एसिड और बेस कंट्रोल रखा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ओपनिंग है जहां से मैं एसिड या बेस को कंट्रोल कर सकता हूँ, मतलब मैं पीएच को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहां से मैं स्टीम डाल सकता हूँ, किसके लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए, मैं स्टीम भी कंट्रोल कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से एयर डाल सकता हूँ, मतलब ऑक्सीजन या एयर, कोई सी भी एयर, मिक्सचर ऑफ एयर डाल सकता हूँ, या ऑक्सीजन मोस्ट कॉमनली यहाँ पे डल सकती है। उसके अलावा ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को हम कहते हैं बेटा ब्रॉथ। क्या बोलते हैं इसको हम, ब्रॉथ। ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, इसको कल्चर ब्रॉथ भी बोलते हो। ब्रॉथ का मतलब क्या होता है, ब्रॉथ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेनिंग सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आपका इकोलाई भी प्रेजेंट है, और क्या प्रेजेंट है आपका, इकोलाई के साथ साथ न्यूट्रिएंट भी प्रेजेंट है। तो इकोलाई ग्रो कर सकता है, इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलोगे, ब्रॉथ।
तो हमने क्या बायोरिएक्टर में क्या प्रेजेंट होता है, ब्रॉथ प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर आपका माइक्रो प्रेजेंट है, जिसको आप जितना ज्यादा ग्रो कराओगे उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको चाहिए। तो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हो आप, पीएच कंट्रोल कर सकते हो आप, ऑक्सीजन कंट्रोल कर सकते हो आप, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हो इसके अंदर आप। अब आपको यहाँ पे बीच में एक रॉड दिख रही है, इस रॉड से आपकी ब्लेड्स अटैच्ड हैं, क्या अटैच है, ब्लेड्स। जो सबसे ऊपर वाला ब्लेड है इसको हम कहते हैं बेटा फॉर्म ब्रेकर, क्या बोलते हैं, फॉर्म ब्रेकर। फॉर्म ब्रेकर क्यों बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाल दिए, सारी चीजें डाल दी, और ये कंटिन्यूअसली ये सॉल्यूशन घूम रहा है, ठीक है, ये पूरा कंटिन्यूअसली क्या करेगा, ये सॉल्यूशन घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि इस रॉड को मैंने किससे अटैच कर दिया, मोटर से। तो जब ये रॉड घूमेगी तो आपको समझ में आ रहा है कि ये ब्लेड्स भी क्या करेंगे, घूमेंगे। तो मेरा जो सॉल्यूशन है वो क्या करने वाला है, जो कल्चर कल्चर ब्रॉथ है ये क्या करेगी, ये घूमेगी, ठीक है। तो जो ब्रॉथ है मेरी वो क्या करने वाली है, घूमने वाली है। तो घूमने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगी, फॉर्म। तो ऊपर कभी कभी क्या आ जाती है, झाग आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट वाले पानी के को अगर मैं घुमाऊंगा तो उसके अंदर झाग आ जाएगी। सिमिलरली इसके अंदर सबस्ट्रेट प्रेजेंट है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट है, तो जब आप इसको घुमाओगे तो ऊपर क्या इकट्ठी हो सकती है, फॉर्म इकट्ठी हो सकती है। तो इस फॉर्म को हटाने के लिए ऊपर क्या प्रेजेंट है, एक ब्लेड प्रेजेंट है। ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ब्लेड किसका काम करता है, ये सबसे ऊपर वाला ब्लेड क्या काम करेगा, इस फॉर्म को रिमूव करने का, हटाने का काम करेगा, किसके ऊपर से, इसकी सरफेस के ऊपर से, ब्रॉथ की सरफेस के ऊपर से हटाएगा। बाकी जो नीचे वाले दो हैं इनको हम कहते हैं बेटा इम्पेलर। क्या बोलते हैं इन ब्लेड्स को, इम्पेलर। इम्पेलर, इम्पेलर क्या करते हैं, इम्पेलर आपकी जो ब्रॉथ है उसको घुमाएंगे, ठीक है। इम्पेलर आपकी ब्रॉथ को घुमाने का काम करते हैं। सबसे ऊपर वाले फॉर्म ब्रेकर किसका काम करेंगे, अगर झाग बनती है, फॉर्म बनती है, तो उसको हटाने का काम करेगा कौन, फॉर्म ब्रेकर। और नीचे वाले जो हैं वो किसका काम करेंगे, वो आपके ब्रॉथ को हिलाने का, घुमाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये घूमेगा। आपने सारी ऑप्टिमम कंडीशंस इसको दे रखी है, न्यूट्रिशन भी है, टेम्परेचर भी वो है जो कि चाहिए, पीएच भी वो है जो कि चाहिए, ऑक्सीजन भी उतनी है जितनी इसको चाहिए। तो क्या होगा, ये ग्रो करेगा, जितना अच्छे से ग्रो कर सकता है मैक्सिमम ग्रो करेगा, उसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। तो मैक्सिमम ग्रो करेगा और आपको क्या मिलेगा यहां से, वो प्रोटीन मिलेगा जिसको आप कहते हो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, जो कि आपको यहां से मिलना चाहिए। तो इस सॉल्यूशन में से आप क्या कर सकते हो, बीच बीच में सैंपल निकाल सकते हो, ठीक है। क्या निकाल सकते हो आप, बीच बीच में से सैंपल निकाल सकते हो थोड़ी देर के बाद तक, और चेक कर सकते हो कि आपका क्या प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो गया कि नहीं, क्या आपका प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, सैंपल, ठीक है। तो सैंपलिंग करोगे आप, थोड़े थोड़े टाइम के बाद आप सैंपलिंग करोगे और निकाल के चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो बायो रिएक्टर है वो कंटिन्यूअसली काम कर सकता है आपका, कंटिन्यूअसली काम कर सकता है, मतलब आप यहां से प्रोटीन निकालते जाओ, ऊपर से नया ब्रॉथ डालते रहो, कल्चरिंग करते रहो, नया प्रोटीन बनाते रहो, तो आपको प्रोटीन मिलेगा। प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन आपको, आपको ये बात समझ में आ रही है कि प्रोटीन के साथ साथ आपको और भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो कि आपको नहीं चाहिए, ठीक है। वो भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे प्रोटीन के अलावा जो कि आपको नहीं चाहिए। तो आपको पहले यहाँ से जो सैंपल मिला है, जो भी सैंपल आपको मिलेगा यहाँ से, उस सैंपल को आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपको आप उसको डायरेक्टली मार्केट में रिलीज कर सकते हो, आंसर इज नो। पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, फिल्टर करना पड़ेगा। तो मार्केट में रिलीज करने से पहले, ठीक है, ये जो आपने प्रोडक्ट निकाला बायोरिएक्टर से, जो भी करना पड़े इस बायोरिएक्टर में, मार्केट में रिलीज करने से पहले जो भी प्रोसेस करनी पड़े, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं बेटा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं हम उनको, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब मार्केट में रिलीज करने से पहले आप बायोरिएक्टर से निकलने वाले प्रोडक्ट का जो जो प्रोसेसेस करो वो सब क्या कहलाएंगे, आपकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग से पहले हमारा स्पार्क स्टर्ड टाइप का एक रह गया, वो हम देख लेते हैं फटाफट से। स्पार्क स्टर्ड वाले में क्या होता है, स्पार्क स्टर्ड वाले के अंदर क्या होगा आपका, बहुत इजी है, अगर ये समझ में आया तो वो भी समझ में आ जाएगा। वो भी बिल्कुल सेम होता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, उसके अंदर भी आप ये सारी चीजें, पीएच कंट्रोल कर सकते हो, टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, ऑक्सीजन एयर कंट्रोल कर सकते हो। बस फर्क क्या है जरा वो समझो। लेट से मैंने क्या किया, यहां तक ब्रॉथ भर दिया, बस एजिटेट करने, स्टर करने के तरीके में फर्क है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने ब्लेड्स डाल दिए थे, ब्लेड्स को मोटर से घुमा रहे थे आप, तो ब्लेड
जिनको हम इम्पेलर्स कह रहे हैं। इम्पेलर्स क्या करते हैं, इसको घुमाते हैं तो ये घूमता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कोई भी मोटर नहीं लगी होती, तो फिर कैसे यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, सारा सब्सटेंस कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप कैसे हिला रहे हो सॉल्यूशन को, तो वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसके अंदर क्या करते हो, आप इसके अंदर डालते हो ट्यूब, ठीक है। आपने इसके अंदर क्या किया, ट्यूब डाला, और ये जो ट्यूब है इसको आप बॉटम में रिलीज कर देते हो, बॉटम में रिलीज कर देते हो, और यहां से आप क्या करते हो, ऑक्सीजन या फिर एयर रिलीज करते हो। तो एयर्स की आप बबलिंग करते हो, किधर बबलिंग करते हो, एयर यहां से जाएगी नीचे और इधर से जाके किधर जाएगी, इधर। तो धीरे धीरे जाएगी और यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे, बबल्स बनते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। इधर आपको क्या दिखेगा, बबल्स बनते हुए दिखेंगे सरफेस पे, जिसकी वजह से जो सरफेस का एरिया है यहाँ पे, क्योंकि बबल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो जो बबल्स हैं, जो एयर के बबल्स हैं, वो यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, आप सबने एक्वेरियम देखा हुआ है, फिश एक्वेरियम। फिश एक्वेरियम में जो एयर रिलीज करने का तरीका होता है, बिल्कुल ऐसा ऐसा ही कुछ है। क्या तरीका होता है, आप एक पतली सी पाइप लेते हो, आप सबने देखा होगा, वो पतली सी पाइप लेके आप कहाँ रिलीज कर देते हो उसको, पानी के अंदर। तो जैसे ही आप पानी के अंदर उस पतली सी पाइप को रिलीज करते हो, वो क्या करती है, वो धीरे धीरे करके बबल्स क्रिएट करती है पानी के अंदर, और पानी को क्या करती है, घुमा हिलाती भी रहती है पानी को, और अंदर ही आपने क्या करा, गैस को रिलीज कर दिया, अंदर ही गैस को रिलीज कर दिया। और बबल्स की वजह से, जो यहाँ से बबल्स बन रहे हैं, उन बबल्स की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका जो ब्रॉथ है वो भी हिल रहा है। तो ब्रॉथ हिल रहा है किसकी वजह से, बबल्स की वजह से। और जो आपकी ऑक्सीजन है वो मिक्स भी हो रही है, क्योंकि आपने ऑक्सीजन को रिलीज ही कहाँ किया है, पानी के अंदर रिलीज किया है, ठीक है। तो सरफेस का, यहाँ पे आपको दो बातें याद रखनी है। पहला, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है यहाँ पे, क्यों, ड्यू टू बबल फॉर्मेशन। दूसरा, स्पार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है, ठीक है, ये जो आपको ट्यूब्स दिख रही है, इसको आप कहते हो बेटा स्पार्जर। क्या बोलते हो, स्पार्जर। स्पार्जर का मतलब है कि आपने क्या किया है, पानी के अंदर या ब्रॉथ के अंदर ही क्या रिलीज कर दिया है, ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया है, ठीक है, या एयर को रिलीज कर दिया है। अगर मैं इसकी शेप की बात करूं तो ये आपको कैसा दिखेगा, तो आपको ये कुछ ऐसा सा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा, जिसके साइड पे, ठीक है, ये ऐसा सा कुछ स्ट्रक्चर है। मैं आपको ऊपर से दिखा रहा हूँ, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको, आपने ऊपर से देखा तो एक ऐसा दिखेगा, ऐसा है, जिसके साइड पे होल्स प्रेजेंट है। इन होल्स से क्या आ सकती है, एयर बाहर आ सकती है। तो ये ऐसे एयर बबल्स की फॉर्म में क्या करता है, एयर को रिलीज करता है। ये इसकी बात कर रहा हूं मैं। और ये रही ये ट्यूब, ठीक है, ये वाली ट्यूब ये रही, ये अगर आप ऊपर से देखोगे तो सर्कुलर दिखेगा, और ये बबल्स को रिलीज कर सकता है। तो बबल्स को कहाँ रिलीज कर रहा है, पानी के अंदर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एजिटेट हो रही है आपकी मोटर के थ्रू, ब्लेड्स हैं। यहाँ पे नो ब्लेड्स प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है, ब्लेड्स प्रेजेंट। दूसरा डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे है कर्व्ड बेस, और यहाँ पे क्या है, फ्लैट बेस। कर्व्ड बेस होने का रीजन क्या है, इधर कर्व बेस होने का रीजन ये है कि अगर आप घुमा रहे हो इसको, ठीक है, अगर आप इसको घुमा रहे हो और ये फ्लैट बेस होता, तो फ्लैट बेस में चांसेस होता है कि कुछ सब्सटेंस प्रेसिपिटेट कर जाए नीचे, क्या हो जाए, कुछ सब्सटेंस क्या हो जाए, प्रेसिपिटेट कर जाए। लेकिन जो कर्व्ड बेस होगा, वो हमेशा सब्सटेंस को किधर ढकेलेगा, सेंटर की तरफ। और जो सेंटर में है, वो क्या प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है ब्लेड, तो ब्लेड उसको फिर से घुमा देगा। तो प्रेसिपिटेट नहीं होने देता है, सब्सटेंसेस को नीचे नहीं बैठने देगा, तो मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस होती रहेगी, ठीक है। तो आप दोनों का यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा प्रोडक्ट आप ले रहे हो, कौन सा टाइप का प्रोटीन बनेगा, डिपेंडिंग अपॉन दैट थिंग। आप ये वाला भी यूज कर सकते हो, ये वाला भी यूज कर सकते हो। आपको सिर्फ याद ये रखना है कि आपके बायोरिएक्टर दो तरीके के हो सकते हैं। पहला हो सकता है आपका सिंपल स्टर्ड टाइप, जिसका मैंने डायग्राम यहाँ पे बना दिया, जिसमें ब्लेड्स लगी होती हैं, कर्व्ड बेस होता है, ठीक है। सारी कंडीशंस दोनों में मिलेंगी, इसमें भी मिलेगी, स्पार्ज में भी मिलेगी, आपको सिंपल स्टर्ड में भी मिलेगी। लेकिन जो सिंपल वाला है उसमें मोटर लगी होती है, ब्लेड लगी होती है, ऊपर वाली ब्लेड फॉर्म ब्रेक करेगी, नीचे वाली घुमाएगी, और ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशन देगी कि आपकी जो इकोलाई है, या आपने जो होस्ट इसके अंदर डाला है, वो अच्छे से मल्टीप्लाई कर सके, और आपको जो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, क्योंकि आपको उसको बेचना है या उसका कोई भी लार्ज स्केल यूज करना है उसका, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे फ्लैट बेस होता है, वो सारी चीजें। अब एक बार फटाफट से एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, जो कि एनसीईआरटी में बना हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो दिख रहा है आपको, वो है सिंपल स्टर्ट टाइप,
ठीक है, सिंपल स्टर्ड टाइप है। और जो राइट हैंड साइड पे दिख रहा है आपको वो है स्पार्क्स टाइप का। तो जो सिंपल स्टर्ड है आपको सिंपल सा दिख रहा है, उसके अंदर मोटर लगी हुई है। उसके बाद नीचे जो है मोटर के ऊपर जो मीटर है वो बेसिकली आपका मोटर का ही आरपीएम कंट्रोल करने के लिए होगा। नीचे जो है वो क्या है, ब्लेड्स लगी हुई आपको दिख रहा होगा। सबसे ऊपर वाली ब्लेड का नाम फॉर्म ब्रेकर है, वो मैं बता चुका हूं क्यों। और ये ब्रॉथ से बाहर है ब्लेड, आप नोटिस करो जो येलो कलर का ब्रॉथ दिखाया हुआ है उससे बाहर है ये ब्लेड, तो ये फॉर्म को ब्रेक करेगी। नीचे वाली जो ब्लेड है वो फ्लैट ब्लेड्स हैं, जिसको आप इम्पेलर लिखा हुआ है, आप चेक करोगे तो पता चलेगा। देन कल्चर ब्रॉथ, देखो आपको एरो से दिखाया हुआ है कि ये घूम रहा है। आप देखोगे तो एसिड या पीएच कंट्रोल भी है इसके अंदर, स्टीम कंट्रोल भी कर सकते हो आप स्टेरिलाइजेशन के लिए। देन स्टेराइल एयर, स्टेराइल एयर का मतलब साफ एयर जो है, कोई भी इंफेक्शन से बचा के एयर को आपको क्या करना है, अंदर रिलीज करना है। तो ये एयर घूमेगी इसके अंदर और इवनली मिक्स हो जाएगी। और मिक्स किस वजह से हो रही है, मोटर और ब्लेड्स की वजह से। राइट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है बेटा क्या, स्पार्ज टाइप का, ठीक है, स्पार्ज स्टर्ट टाइप का दिख रहा है, जिसके अंदर आपको स्पार्जर दिख रहा है बीच में बिल्कुल, जिससे आपको बबल्स निकलते हुए भी दिख रहे हैं, बहुत इजीली आप नोटिस कर सकते हो बबल्स को। इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, आप देख रहे हो इसकी जो सरफेस है वो बिल्कुल फ्लैट नहीं है ब्रॉथ की। ब्रॉथ की सरफेस देखो फ्लैट नहीं है, ब्रॉथ मैं बोल रहा हूँ, जो सॉल्यूशन है उसकी सरफेस देखो बिल्कुल फ्लैट नहीं है। वहां पे लिखा हुआ भी है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीजन ट्रांसफर, जो सॉल्यूशन है उसमें ऊपर सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है, बबल्स की वजह से, ठीक है। देन गैस दिख रही है आपको अंदर। उसके अलावा साथ में आपको दिखाया हुआ है क्या, साथ में आपको दिखाया हुआ है स्पार्जर, कि स्पार्जर कैसा होता है, चम्मच जैसा है, मैंने जो बनाया था बिल्कुल वैसा ही है स्पार्जर, जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये बबल चारों तरफ से रिलीज करता है, वो भी आपको दिखाया हुआ एरो से। और सिंपल सी बात जो कि आपको देखते ही नोटिस हो रही है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपका बना हुआ है सिंपल वाला, उसका जो बेस है वो कर्व्ड है। और जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है वो कैसा है, फ्लैट बेस्ड है, ठीक है, वो उसका बेस कैसा है, फ्लैट है। तो ये दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इससे जो क्वेश्चन आते हैं आपके, वो क्या आता है कि बायोरिएक्टर होता क्या है, बायोरिएक्टर का यूज क्या है, ठीक है। तो बायोरिएक्टर का यूज क्या है, लार्ज स्केल पे अगर आपको प्रोटीन बनाना है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाना है, या लार्ज स्केल पे कल्चर करना है आपको अपने किसको, सॉल्यूशन को या ब्रॉथ को, लार्ज स्केल पे माइक्रोब को अगर कल्चर करना है, तो आपको लार्ज टैंक चाहिए विद ऑप्टिमम कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस हैं, ये आपके एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है, और आपको ये कंडीशंस याद होनी चाहिए, भूलनी नहीं है कंडीशंस। टाइप भी पूछा जा सकता है, टाइप्स ऑफ बायोरिएक्टर कौन से हैं, तो सिंपल और स्पार्स टाइप, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। एक में ब्लेड्स लगे होते हैं, एक में स्पार्जर लगा हुआ है, जो कि क्या करेगा, बबल्स रिलीज करेगा। एक का बेस कर्व्ड है, एक का बेस क्या है, फ्लैट है। बाकी बेसिक फंक्शन दोनों का सेम है, दोनों में ऑप्टिमम कंडीशंस प्रोवाइड की जाती है फॉर मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ माइक्रोब, या फिर आपके होस्ट के मैक्सिमम ग्रोथ के लिए। दिस वाज ऑल अबाउट बायोरिएक्टर्स, की बायोरिएक्टर्स क्या था। अब मैं आपको बता चुका हूं कि बायोरिएक्टर से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा, जो सैंपल आपको मिला, जो कि आपने निकाला, क्या आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो प्रोटीन के तौर पे, आंसर इज नो। उसमें से पहले आपको प्रोटीन को फिल्टर करना पड़ेगा, फिर उस प्रोटीन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद भी जो जो प्रोसेसेस लगेंगी आपको, ठीक है, यूज करने से पहले उस प्रोटीन को इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लेवल पे या किसी भी लेवल पे यूज करने से पहले, वो सारी प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो देखते हैं जरा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको हटा रहा हूं। सो अब देखते हैं कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है। तो बायोरिएक्टर से हमें क्या मिला है, बायोरिएक्टर से हमें मिला है प्रोडक्ट, ठीक है। और बायोरिएक्टर ने जो भी प्रोडक्ट दिया है हमें, ये जो स्टेज है इसको हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक स्टेज, बायोसिंथेटिक स्टेज। क्यों बोलते होंगे बायोसिंथेटिक स्टेज, बहुत ही इजी है, देख के पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आपने सिंथेसाइज किया है, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट आपने सिंथेसाइज किया है वो कहाँ किया है, बायोरिएक्टर में। तो उसको बायोरिएक्टर के अंदर जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको हम बोलेंगे बायोसिंथेटिक स्टेज। लेकिन ये अभी प्रोडक्ट मार्केटिंग के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, मार्केटिंग के लिए रेडी नहीं है। तो इस प्रोडक्ट का आपको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस प्रोडक्ट को आपको डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, विच इंक्लूड्स क्या क्या है इसके अंदर, इंक्लूड्स टू मेजर थिंग्स। सबसे पहला सेपरेशन, सेपरेशन का मतलब है आपको जो सैंपल मिला है
उसके अंदर सिर्फ प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के अलावा अनवांटेड सब्सटेंसेस भी हैं, या फिर सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं है, उसके अलावा बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि आपको नहीं चाहिए। तो सबसे पहले आपको उसका क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन करना पड़ेगा, जिसको आप फिल्ट्रेशन भी बोल सकते हो, एंड प्यूरिफिकेशन। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोटीन को प्यूरिफाई करना पड़ेगा। तो ये दो चीजें तो आपको करनी पड़ेंगी ही। सबसे पहले क्या करना है, सेपरेशन करना पड़ेगा प्रोडक्ट का, उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। और अगर आपको प्रोडक्ट के अंदर जरूरत है उसको प्रिजर्व करने की, तो क्या करना पड़ेगा, उसको स्टोर करना पड़ेगा, स्टोर या फिर पैक करना पड़ेगा इन सूटेबल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डालने पड़ेंगे ताकि जो है वो ज्यादा टाइम तक लास्ट कर सके, ज्यादा टाइम तक वो रह सके, प्रोडक्ट यूजेबल कंडीशन में रह सके। देन अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, इफ प्रोडक्ट इज ड्रग, अगर आपका प्रोडक्ट क्या है, एक ड्रग है, ठीक है, मतलब आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया है, कोई ऐसा प्रोटीन बनाया है जो कि ड्रग है, यूज होने वाला है, जिसका एज अ मेडिसिन या फिर मेडिकली उसका यूज होने वाला है, तो आपको क्या करने पड़ेंगे, उसके क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे, क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे। आप डायरेक्टली नहीं रिलीज कर सकते हो उसको, क्लिनिकल ट्रायल्स करने पड़ेंगे। उन ट्रायल्स के भी जो है वो मेथड्स रहते हैं, ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस रहता है क्लिनिकल ट्रायल्स करने का। ये ट्रायल सक्सेसफुल होंगे और उसकी टेस्टिंग करनी पड़ती है, तभी आप रिलीज करोगे। उसके अलावा आपको प्रोडक्ट का क्या करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग। उसके अलावा आपको टेस्ट करना पड़ेगा क्वालिटी को आपके प्रोडक्ट की, कि क्या आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। तो ये चीजें जो है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आती है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या क्या आता है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में आ रहा है आपका सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अगर इफ प्रिजर्वेटिव्स आर रिक्वायर्ड तो सुटेबल प्रिजर्वेटिव डालोगे आप। ड्रग है तो क्लिनिकल ट्रायल्स और टेस्टिंग रहती है उसकी, उसका एक स्पेशल तरीका है, अलग तरीका है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद, या जो भी बैच में आपका टेस्ट मिल रहा है, मतलब जो भी बैच के अंदर, बैच का मतलब है आपने बायो रिएक्टर से जो सैंपल निकाला, उस सैंपल को आप टेस्ट करोगे, उसके बाद जब दोबारा उस बायो रिएक्टर को यूज करोगे, फिर से सैंपल निकाल के टेस्ट करोगे, ये सारी चीजें टेस्ट होंगी। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग, ठीक है, आप उस प्रोडक्ट को पैक करके मार्केट कर सकते हो। ये सारी चीजें किसमें आती हैं, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग बहुत इजी टॉपिक था, कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, सिंपल सी समझने वाली बात है कि बायो रिएक्टर से आपको बिल्कुल फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, आपको याद होनी चाहिए बात। बायो रिएक्टर विच इज बायोसिंथेटिक फेज, मतलब जिसके अंदर आपका बायोलॉजिकल प्रोडक्ट तो बन रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग के लिए फिनिश्ड पॉलिश प्रोडक्ट नहीं है आपका, ठीक है। उसके लिए आपको कुछ प्रोसेसेस और करनी पड़ेंगी, विच कम्स अंडर which comes under downstream processing, which includes separation and purification of your product or protein, then stored in suitable preservative. If product is drug, then clinical trials is required, quality control testing भी करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें या डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के साथ हमारा ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, विच इज प्रिंसिपल्स, टूल्स एंड प्रिंसिपल्स जो हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी के, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हमने कंप्लीटली देख लिया था। प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हमें पता है कि क्या होते हैं, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर में एक और चीज जो है मैं आपको एडिशनल कराऊंगा, जो कि मैंने आपको चैप्टर के बीच में भी बताया था, कि डीएनए एक्सट्रैक्शन कैसे करना है, क्योंकि आपका जो है ये प्रैक्टिकल भी है और ये आपका मेजर प्रैक्टिकल है, जो कि लगभग हर बच्चे को करना ही होता है। तो वो जो है डीएनए एक्सट्रैक्शन का प्रैक्टिकल, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हमारे जो चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक, बायोरिएक्टर और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसके नोट्स बना लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, समझने वाली चीजें बहुत हैं आपकी, तो इसको कर लेना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।